हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल देसी फिजिक्स बाय नरेंद्र सर में दोबारा से स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा ये लेक्चर है 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। कई दिनों से 11th क्लास के स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर इस चैप्टर से रिलेटेड कई वीडियोज़ जो है वो आपने अपलोड कर ली और हमने देख भी ली है, और अब आप हमें इससे आगे का भी कुछ बताएं। तो बच्चों, इससे पहले जो वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड जो हमारा चैप्टर चल रहा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, इससे रिलेटेड 2-3 वीडियो जो है वो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। आई होप आप सब बच्चों ने देख ली होंगी। अगर नहीं देखी तो जरूर देखें, क्योंकि उस वीडियो से ही आप लोगों को पता लगेगा कि भाई काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है क्या, इसके अंदर जो मैक्सवेल ने अजम्पशंस दिए थे वो कौन कौन से अजम्पशंस हैं, और एक गैस जो है उसके अंदर जो प्रेशर होता है, मेन चीज उस गैस की जो पावर है, कौन है गैस की मेन पावर? प्रेशर। वो प्रेशर जो है वो उसकी वैल्यू क्या है, उसका फार्मूला क्या है। तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखें। आज का जो हमारा ये लेक्चर है, इस लेक्चर में आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोलिकुलर स्पीड। यानी कि मैक्सवेल ने हमें ये बताया कि भाई जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी स्पीड जो है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है, कौन कौन सी स्पीड है। तो वैसे ये जो चैप्टर है इसके अंदर हम सिर्फ डिस्कस करेंगे गैस की स्पीड का, क्योंकि देखो सॉलिड और लिक्विड इनकी स्पीड कैलकुलेट करना आसान भी है, कई हमारे पास फार्मूले भी हैं क्योंकि हमें दिखाई देते हैं। लेकिन मेन दिक्कत कहाँ आती है, जब आपको ये कहा जाए कि गैस की स्पीड निकालो भाई, तो वो स्पीड निकालना थोड़ा सा हमारे लिए टेढ़ा काम हो जाता है। और उसके बारे में हमने काइनेटिक थ्योरी के अजम्पशंस में पढ़ा था कि भाई जो हमारी गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो जब किसी भी कंटेनर के अंदर या किसी इन्वायरमेंट के अंदर फ्लो करते हैं तो वो रैंडमली मूव करते हैं, उनकी जो स्पीड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही यहां पर हम बात करेंगे कि भाई कोई भी मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल स्पेशली, देखो वैसे इस टॉपिक का नाम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, यानी इसने तो सभी मॉलिक्यूल्स के लिए ये कह दिया, लेकिन एक्चुअल में ये रियल गैस मॉलिक्यूल के ऊपर ही अप्लाई होता है और वहीं से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो यही कि भाई मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड ऑफ ए गैस, यानी जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड क्या होगी। अब गैस के मॉलिक्यूल की स्पीड क्या होगी भाई? देखो भाई, गैस के मॉलिक्यूल की स्पीड निकालनी है तो उसके लिए हमें अलग अलग तरीके ढूंढने पड़ेंगे, और उन तरीकों के अंदर, अब जैसे मान लो ये कमरा है, इस कमरे में गैस पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब ये गैस पार्टिकल, पहली बात तो ये बात किस पे चल रही है? रियल गैस पे। तो रियल गैस के पार्टिकल दिखाई नहीं देते। दूसरी बात ये कि भाई ये जो पार्टिकल्स हैं ये तो रैंडमली मूव कर रहे हैं। अब रैंडमली मूव कर रहे हैं तो या तो एक एक पार्टिकल को उठाओ, उसकी स्पीड निकालो और बताओ भाई ये स्पीड है इस पूरी गैस की। तो उसका एक तरीका ये है, एक तरीका तो ये हो गया कि भाई जिस तरह मान लो इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और उन पार्टिकल की अपनी अपनी स्पीड है। आप उस स्पीड में से या तो उनका एवरेज निकालो, ठीक है, या आप उसमें से मोस्ट प्रोबेबल निकालो या आरएमएस स्पीड निकालो। तो आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक गैस के पार्टिकल और मॉलिक्यूल जब किसी कंटेनर के अंदर मूव करते हैं तो हम उसकी स्पीड कैसे निकालेंगे। तो 3 तरह की स्पीड हमारे पास होती है भाई। सबसे पहली है कौन सी? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, जिसको हम VMPV कह देते हैं। ठीक है, दूसरी जो है वो है हमारी मीन और एवरेज स्पीड, इसको हम लिख देते हैं V एवरेज। ठीक है, और तीसरी जो है वो है RMS स्पीड, जिसको हम VRMS भी कह देते हैं। ठीक है, यानी एक गैस जब किसी कंटेनर या किसी इन्वायरमेंट के अंदर फ्लो करती है तो उसकी 3 तरह की हम लोग
जो है स्पीड जो कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो कौन सी है? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मीन और एवरेज स्पीड और आरएमएस स्पीड। ये तीनों स्पीडों के बारे में हमें मैक्सवेल ने बताया था, और उन्होंने फिर इसका एक ग्राफ भी ड्रॉ किया, जिससे हमें पता लगा कि भाई ये जो स्पीड है ये किस प्रकार से वेरी करती है। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट द स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल। एक एक करके हम सबके बारे में बात करेंगे कि भाई ये होती क्या है। ठीक है, देखो ज्यादातर तो आपको इनके नाम से ही पता लग जाएगा। जैसे कि देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल, प्रोबेबिलिटी शब्द आप लोगों ने मैथ में सुना होगा। प्रोबेबिलिटी किसको कहते हैं? जो मैक्सिमम अकरेंस होती है, जो चीज ज्यादा से ज्यादा आने के जिसके चांस रहते हैं, उसको हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल। अब यहां मोस्ट प्रोबेबल क्या हुआ भाई? देखो, जैसे इस मान लो हमारे रूम के अंदर कोई गैस है, वो फ्लो कर रही है। ठीक है, अब गैस फ्लो कर रही है तो ये गैस पार्टिकल भी चारों तरफ फ्लो कर रहे हैं। अब इन गैस पार्टिकल, मान लो इस कमरे के अंदर 1000 गैस पार्टिकल है, और 1000 गैस पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट स्पीड के साथ इस कमरे के अंदर मूव कर रहे हैं। अब हमने करना क्या है कि हमने इनमें से मान लो कि 1000 के 1000 की स्पीड निकाल ली। अब आपको यह देखना है कि मोस्ट प्रोबेबल, ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल की स्पीड क्या है। वो स्पीड हमारी क्या कहलाएगी? मोस्ट प्रोबेबल। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 1000 पार्टिकल है, 1000 में से 600 पार्टिकल की स्पीड 1 है, 200 की 1 है, 100 की 1 है, 3 की 1 है। तो जो 600 पार्टिकल की स्पीड बराबर है ना मॉलिक्यूल्स की, वो स्पीड क्या कहलाएगी? मोस्ट प्रोबेबल, क्योंकि ज्यादातर जो है वो उनकी है। अब उससे क्या होगा कि भाई हमारा यही रहेगा कि चांस ये रहेगा कि आप 1000 में से कोई पार्टिकल उठाओगे तो मोस्ट प्रोबेबल उसी स्पीड का मॉलिक्यूल हमें मिलेगा। जैसे देखो, ये हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये कंटेनर है। ठीक है, इस कंटेनर के अंदर बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल जो है वो मूव कर रहे हैं। हमने इस कंटेनर के अंदर कोई गैस जो है वो फिल कर दी थी, तो इसके ये बहुत सारे जो पार्टिकल्स हैं वो इसके अंदर फ्लो कर रहे हैं। हमने ये माना इसके पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है 1000। ठीक है, अप्रोक्सीमेट मानना हमने। अब 1000 में से जब हमने इनकी अलग अलग स्पीड निकाली, तो मान लो कि 600 मॉलिक्यूल की स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड। हम सिर्फ मान रहे हैं 100 की थी 15 मीटर पर सेकेंड। मान लो 200 की थी, या 250 ले लो, 250 की स्पीड थी 18 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद 150 की स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी, 50 ले लेते हैं। 50 की स्पीड थी मान लो 17 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 1000 पार्टिकल में 600 की ये थी, 100 की ये, 250 की और 50 की ये। तो अब इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगी? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगी ये, क्योंकि 1000 में से लगभग 600 जो मॉलिक्यूल्स है उनकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है अगर आप इस रूम में कोई एक पार्टिकल पकड़ो और उसकी स्पीड निकालो, तो मोस्ट प्रोबेबली ये माना जाएगा कि उसकी स्पीड क्या आएगी? 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब है कि भाई मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगी यहाँ पे? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इस चीज का तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि व्हाट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो हम यही कह सकते हैं कि डेफिनेशन अगर आप इसकी करना चाहते हो, एग्जाम के अंदर मान लो आ जाए कि व्हाट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, तो आप यही लिख सकते हो कि द स्पीड ऑफ मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स इन ए कंटेनर इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। भाई एक कंटेनर के अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स है उनमें ज्यादा से ज्यादा गैस मॉलिक्यूल की जो स्पीड होगी दैट इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब मैक्सवेल ने इस स्पीड को कैलकुलेट करने का हमें एक फार्मूला दिया है, और वो फार्मूला जो है वो वही डिराइव हुआ था, लेकिन हमें यहाँ डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। आपको सीधा याद रख सकते हो कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है? अंडर रूट 2RT/m। आर क्या है? कांस्टेंट है, पढ़ा था हमने, आइडियल गैस कांस्टेंट होता है ये। इसकी वैल्यू भी बात की थी हमने इससे पहले वाले चैप्टर में। टी हो गया टेम्परेचर और एम हो गया मास। मास किसका? पूरे की पूरी गैस का कितना मास है।
तो अगर आपको ये पता है कि आपके पास जो गैस है उसका टेम्परेचर क्या है, उस गैस का मास क्या है, तो आप उसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ गई मीन और एवरेज स्पीड। ये क्या होती है, सबको पता है, छठी सातवीं क्लास से करते आ रहे हो आप लोग कि भाई अगर एक पार्टिकल है वो अलग अलग स्पीड से ट्रेवल कर रहा है और आपको उसकी मीन स्पीड निकालनी है, तो आप सारी स्पीड को ऐड करो, उतने से डिवाइड कर दो। जैसे मान लो एक पार्टिकल, ये गैस पार्टिकल है, एक गैस पार्टिकल v1 वेलोसिटी से चल रहा है, दूसरा v2 के साथ, तीसरा v3 के साथ, चौथा v4 के साथ, ऐसे n पार्टिकल vn वेलोसिटी के साथ चल रहा है। अगर आपको इसकी मीन वैल्यू निकालनी है तो बिल्कुल आसान है, सबको ऐड करो और n से डिवाइड कर दो, क्या निकल आएगी इसकी मीन और एवरेज स्पीड। ठीक है, देखने में बहुत आसान लग रहा है, ठीक है भाई, लेकिन ये चीज हम गैस के साथ कर नहीं सकते, करनी पड़ेगी। करनी क्यों पड़ेगी, अब इस कमरे में अभी जैसे हमने एग्जांपल लिया था 1000 मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, 600 की स्पीड कुछ है, 200 की कुछ है, 250 की कुछ है, 50 की कुछ है, तो आप इसकी स्पीड क्या मानोगे गैस की, तो गैस की स्पीड मानोगे आप इन सभी मॉलिक्यूल्स की स्पीड को ऐड करो और उतने पार्टिकल से डिवाइड कर दो, उसकी स्पीड आ जाएगी। लेकिन ये करना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कहां यूज होता है, आइडियल गैस, और आइडियल गैस के मॉलिक्यूल तो दिखाई नहीं देते। अब ये थोड़ी कि मान लो आपने, ये तो ठीक है भाई आप बता दिया 1000 मॉलिक्यूल, क्या एक एक मॉलिक्यूल को उठा उठा के उसकी स्पीड थोड़ी निकाल सकते हैं, नहीं कर सकते ना ऐसा। तो क्या करें भाई, तो उसका भी हमें मैक्सवेल ने एक फार्मूला दिया है मीन और एवरेज स्पीड निकालने का, और वो क्या है, √8 RT बाय पाई m। ये रूट पूरा है भाई यहां तक, ठीक है, पाई m। R यानी आइडियल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, पाई भी कांस्टेंट और m पूरी गैस का मास। तो इस प्रकार आप एवरेज, यहां पर गैस के केस में देखो, सॉलिड और लिक्विड के केस में मीन और एवरेज निकालनी है तो ये फार्मूला यूज हो जाएगा, लेकिन गैस के केस में यूज नहीं होगा, क्योंकि हम एक एक पार्टिकल की वेलोसिटी स्पीड नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये फार्मूला यूज करेंगे, √8 RT बाय पाई है। क्लियर। अब उसके बाद तीसरी हमारी कौन सी है, RMS स्पीड। देखो RMS स्पीड, इसके बारे में मैंने आपको इससे पहले जो एक लेक्चर किया था हमने प्रेशर ऑफ गैस, उसमें भी बात की थी कि RMS होता क्या है। RMS जस्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन ही है, बस फर्क ये है कि इसका जो नाम दिया हुआ है उसको पीछे से पढ़ते जाओ और जो ये कहता है वो करते जाओ, RMS आ जाएगा। जैसे मान लो हमारे पास गैस पार्टिकल की वेलोसिटी है v1, v2, v3 और vn। आपको RMS स्पीड निकालनी है, कैसे निकलेगी, पहले s यानी स्क्वायर करो, हो गया भाई सबका स्क्वायर, उसके बाद मीन निकालो, मीन निकालेंगे, सबको ऐड करेंगे और n से डिवाइड कर देंगे, फिर रूट निकालो, तो ये क्या आ गई इसकी RMS स्पीड। तो RMS स्पीड कोई अलग चीज नहीं है, जस्ट अ मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसको आप इस तरीके से कैलकुलेट करते हो। लेकिन वही बात फिर आ गई, क्या कि भाई गैस के केस में आप RMS स्पीड इस तरीके से नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि गैस के अंदर हम एक एक पार्टिकल की वेलोसिटी नहीं निकाल सकते। अगर नहीं निकाल सकते तो हाँ, सॉलिड लिक्विड में ऐसा कर सकते हैं। अब ये चौक है, ये चल रहा है, तो ये अभी इसकी अलग अलग स्पीड निकाल करके RMS स्पीड निकल जाएगी, लेकिन गैस पार्टिकल तो दिखाई नहीं दे रहे, हम कैसे उनकी एक एक की स्पीड कैलकुलेट करें। तो उसके लिए भी एक फार्मूला डिराइव हुआ था मैक्सवेल के द्वारा, जो कि क्या था, VRMS का, वो था √3 RT बाय m। ठीक है, ये सारे फार्मूले जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन के द्वारा डिराइव हुए थे, तो इन्हें हमें इतने करने की जरूरत नहीं, हमारे सिलेबस में इतना ज्यादा नहीं, सिर्फ आप ध्यान याद रखो इनको,
हायर क्लास में बीएससी वगैरह में जाओगे तो इसकी डेरिवेशन आएगी, यहाँ डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधा बस आपको पता होना चाहिए कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है। इस कमरे में मोस्ट ऑफ गैस मॉलिक्यूल की जो स्पीड होगी वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगी, और कैलकुलेट ऐसे करेंगे मीन और एवरेज। इस कमरे के अंदर जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं उन सब की स्पीड का एवरेज निकालोगे इस प्रकार, तो वो मीन और एवरेज होगा, उसका फार्मूला ये है, और ये है आरएमएस स्पीड। तो ये तीन चीजें हमने कैलकुलेट कर ली भाई। अब मैक्सवेल ने इन तीनों के बीच में रिलेशन दिखाने के लिए एक ग्राफ ड्रॉ किया था जिसको हम बोलते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड ग्राफ। अब वो ग्राफ क्या था, उन्होंने क्या किया, एक्स वाई एक्सिस लिया, एक्स एक्सिस की तरफ तो ली मॉलिक्यूलर स्पीड, भाई जो मॉलिक्यूल्स है इनकी स्पीड क्या है, और वाई एक्सिस की तरफ ली फंक्शन, फंक्शन ऑफ स्पीड। फंक्शन ऑफ स्पीड क्या होता है, जिसपे स्पीड डिपेंड करती है, भाई आपकी स्पीड डिपेंड किस पे कर रही है, तो वो चीज तो हम कहां से देखेंगे, वो हम देखेंगे फार्मूले से, ठीक है। तो वो इतनी ज्यादा जानी। अब ये जो ग्राफ आया है ये एक इस तरह का कर्व आता है, ये कर्व, इस कर्व में जो पीक वैल्यू वाली जो स्पीड होती है वो होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, उससे नीचे वाली जो होती है वो होती है वी एवरेज, एवरेज स्पीड, और उससे भी नीचे जो होती है वो होती है आरएमएस स्पीड। यानी कि इस ग्राफ से हमें क्या पता लग गया, इस ग्राफ से एक चीज का पता लग गया कि सबसे ज्यादा स्पीड कौन सी होती है, मोस्ट प्रोबेबल, उसके बाद एवरेज, और उसके बाद आरएमएस। कई बार इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई कौन सी स्पीड किससे ज्यादा होती है, तो आप इस ग्राफ से समझ सकते हो कि भाई वी मोस्ट प्रोबेबल इज ग्रेटर देन वी एवरेज, और वी एवरेज इज ग्रेटर देन वी आरएमएस, ठीक है। ये आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है इस तरह से ऑब्जेक्टिव में, तो इस तरह से आप बता सकते हो भाई। अब देखो भाई ये जो ग्राफ है ना, इस ग्राफ की एक खासियत है क्या, इस ग्राफ का अगर आप एरिया निकाल लोगे ना तो आपको यह पता लग जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है। क्योंकि देखो ये ग्राफ स्पीड के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इस ग्राफ का एरिया हमेशा सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि देखो जो आप गैस लोगे, मान लो इस कमरे की गैस ले लिया आपने, और इस कमरे में मान लिया 1000 मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल की मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, उनकी मीन स्पीड, उनकी एवरेज स्पीड ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन उनकी संख्या ऊपर नीचे नहीं होगी। इसीलिए ये ग्राफ जो है ये ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उसका एरिया हमेशा फिक्स रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो चेंज होती ही नहीं है, चेंज हो सकती है स्पीड भाई, ठीक है। तो ये ग्राफ है। हाँ, इस ग्राफ में थोड़ा बदलाव आ सकता है, जैसे देखो कि भाई मान लो हमने गैस का टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है। आपने फार्मूलों के अंदर भी देखा होगा, जैसे क्या क्या फार्मूले किए थे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फार्मूला क्या था, अंडर रूट ए 2RT/m। एवरेज स्पीड क्या थी, अंडर रूट 8RT/m, पाई आगे था इसके। और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या थी, अंडर रूट ए 3RT/m। अगर आप इन सब में देखो, बाकी चीजें तो कांस्टेंट है, एक चीज जो हमारी वो क्या है, फिक्स है, वो है टेम्परेचर। इसका मतलब वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। यानी एक गैस के अंदर है, जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी चेंज हो जाएगी, एवरेज स्पीड भी चेंज हो जाएगी, और हमारे पास जो आरएमएस स्पीड है वो भी चेंज हो जाएगी। तो इस ग्राफ का क्या होगा, पहले मैंने बता दिया, ग्राफ का एरिया बिल्कुल चेंज नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वही रहेंगे। हाँ, ये ग्राफ का थोड़ा सा शेप चेंज हो सकता है, जैसे देखो ये शेप चेंज हो गया। अब शेप चेंज होगा तो इसका मतलब है पीक भी चेंज होगा भाई। देखो यहां पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और ज्यादा थी, यहां मोस्ट प्रोबेबल स्पीड थोड़ी कम होगी,
इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी स्पीड कम ज्यादा होगी, हाँ प्रोबेबिलिटी चेंज होगी उनकी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया। अगर ये T1 पे था तो ये T2 टेम्परेचर पे, तो यहां T2 इज ग्रेटर देन T1। तो इतना ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप इस ग्राफ में बस इतना याद रखो कि अगर ये मोलिकुलर स्पीड और फंक्शन ऑफ स्पीड का ये मोलिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ आता है, तो इस ग्राफ के अंदर जो मैक्सिमम पीक वैल्यू है वो मोस्ट प्रोबेबल है, उससे नीचे वाली एवरेज है, उससे आरएमएस है। कई बार क्या होता है कि भाई एग्जाम में इस तरह का ग्राफ दे करके और यहाँ पर पीक वैल्यू और ये वैल्यू दे देते हैं और आपको पूछते हैं बताओ भाई मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है, एवरेज क्या है, तो आप याद रखो जो सबसे ज्यादा वाली होगी वो मोस्ट प्रोबेबल होगी, उससे कम एवरेज होगी और सबसे कम आरएमएस स्पीड होगी। तो ये था भाई बच्चों मोलिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोलिकुलर स्पीड ऑफ गैस, यानी हमारी जो गैस है उसकी स्पीड इस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है कि भाई मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड और मीन और आर यानी रूट मीन स्क्वायर स्पीड हुई, ठीक है। और ये उसका ग्राफ है, क्लियर। अब इसके साथ ही हम एक इंपॉर्टेंट बात और करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस। इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि एक गैस मॉलिक्यूल कभी भी एक जगह तो रुकते ही नहीं है, वो तो हमेशा क्या करते रहते हैं, रैंडमली मूव करते रहते हैं। काइनेटिक थ्योरी में पढ़ा था ना भाई, काइनेटिक थ्योरी के जो अजम्पशंस हैं उनमें हमने बात की थी कि भाई ये गैस मॉलिक्यूल्स जो है ये रैंडमली मूव करते रहते हैं। अब रैंडमली मूव करते रहते हैं तो इसका मतलब उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होगी, है ना। और वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो रैंडमली होती रहती, इसीलिए तो उसके अंदर प्रेशर होता है ना। प्रेशर का मेन कारण क्या है, प्रेशर का मेन कारण ये काइनेटिक एनर्जी है, यही काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर प्रेशर क्रिएट करती है। तो आज हम यहां बात देखेंगे कि भाई प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन क्या है। भाई कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी तो कितना प्रेशर होगा, है ना, ये चीज जरूरी है ना। क्योंकि मैंने क्या बताया आपको कि भाई काइनेटिक थ्योरी के जो अजम्पशंस है वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, कि भाई एक जो हमारी गैस मॉलिक्यूल्स है उनके अंदर जो प्रेशर आता है उसका मेन कारण है काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी के कारण ही प्रेशर आता है। तो हमें पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर का रिलेशन क्या है, क्योंकि रिलेशन से ही हम बता सकते हैं कि भाई कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी तो कितना प्रेशर होगा, क्लियर। उससे पहले एक बार आप मुझे बताओ, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, वो किसी ने देखा है? अगर नहीं देखा तो एक बार जरूर देख लें, क्योंकि उसी से आपको पता लगेगा कि एक गैस जो होती है उसका प्रेशर क्या होता है। कई कहेंगे जी फोर्स बाय एरिया, बेटा ये फोर्स बाय एरिया जो है ये ज्यादातर सॉलिड और लिक्विड के लिए होता है। अगर आप बिल्कुल अंदर तक जाना चाहते हो गैस के बारे में तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका फार्मूला क्या होता है। प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस का फार्मूला होता है 1/3 m/v VRMS स्क्वायर। ये किसका फार्मूला होता है? प्रेशर ऑफ ए गैस, यानी एक गैस जो है उसका प्रेशर होता है 1/3 m/v VRMS स्क्वायर। इसमें m क्या हो गया? मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल, जो आपने गैस ले रखी है उन सभी मॉलिक्यूल की टोटल मास क्या है, v उनकी वॉल्यूम क्या है, और VRMS अभी हमने बात की थी, VRMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या है, ठीक है। ये फार्मूला होता है एक प्रेशर ऑफ गैस, जो हमने इससे पहले लेक्चर में बात की थी। अब हमने आज निकाल दी काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है सबको पता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 1/3 मास इंटू में वेलोसिटी, है ना। किसकी वेलोसिटी? गैस मॉलिक्यूल्स की। किन गैस मॉलिक्यूल की? सभी की, क्योंकि हम तो पूरी गैस की काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं। अब अगर एक पार्टिकल की निकालनी होती तो फार्मूला क्या होता है? 1/2 mv स्क्वायर, पहले वाले की। अगर दूसरे की निकालनी होती तो 1/2 mv2 स्क्वायर, तीसरे की निकालनी होती तो 1/2 mv3 स्क्वायर। तो ऐसे एक एक पार्टिकल की तो हम ऐसे निकाल लेते, लेकिन अगर आपको पूरे की निकालनी है तो हम क्या कहेंगे? 1/3 m, सबका मास, पहले वाले की स्पीड क्या है? v1 स्क्वायर, दूसरे की v2 स्क्वायर, तीसरे की v3 स्क्वायर। तो ऐसे ही अगर हम चलते रहे तो स्पीड क्या हो जाएगी हमारी? ये स्पीड हो जाएगी लास्ट की vn
स्क्वायर। तो यानी ये जो यहाँ एक बात ध्यान रखना, ये जो मास मैंने लिया है ना, ये केवल एक पार्टिकल का, क्योंकि देखो एक पार्टिकल की वेलोसिटी है, एक का मास ये, तो ये एक की आ गई, दूसरे की इसका, तीसरे की ये, तो टोटल की निकालनी तो इस तरह से हो गया। अब हम क्या करें, हम इसको टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर देते हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि इसके अंदर कंटिन्यूटी बनी रहेगी, लेकिन यह एक चीज चेंज हो गया भाई। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, m एक का मास, तो इसका मतलब 1/3 टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू में, ये देखो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये क्या आ गया, VRMS का स्क्वायर ही है, हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि देखो VRMS होता है अंडर रूट, लेकिन स्क्वायर करोगे तो VRMS का स्क्वायर आ जाएगा ये। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस क्या होगी, 1/3 m VRMS स्क्वायर। तो इसका मतलब जिस प्रकार प्रेशर ऑफ गैस का फार्मूला ये होता है, एक गैस जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हो गया 1/3 m VRMS का स्क्वायर। तो ये चीज ध्यान रखने वाली है कि काइनेटिक, अब ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी है, ट्रांसलेशनल या रोटेशनल, ट्रांसलेशनल। इस बात को भी ध्यान रखना कि भाई ये उन गैस पार्टिकल की या गैस मॉलिक्यूल की स्पीड है जो एक स्ट्रेट लाइन चल रहे हैं, ये नहीं जो गोल घूम रहे, गोल घूमने वालों की अलग निकालेंगे हम काइनेटिक एनर्जी। यहां आप याद रखने के लिए लिख भी सकते हो काइनेटिक एनर्जी T, यानी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो 1/3 m VRMS स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड। क्लियर भाई। अब मैंने क्या कहा था, इस टॉपिक में हमने दो बार चीजों की बात करनी है, एक तो ये कि भाई एक गैस की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो वो तो निकाल ली 1/3 m VRMS का स्क्वायर। दूसरा बात करेंगे कि भाई ये प्रेशर और ये काइनेटिक एक दूसरे से किस प्रकार रिलेटेड है, क्योंकि ये जो प्रेशर है ये किसके कारण है, काइनेटिक एनर्जी के कारण है। तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड कर देते हैं, कंपैरिजन तभी होगी ना, डिवाइडिंग 1/2, एक को 2 से डिवाइड करेंगे, तो एक को 2 से डिवाइड करेंगे, तो एक बार मैं इसको रफ कर देता हूं, सिर्फ वैल्यूज हमें याद हो ही गई होंगी, है ना, बार बार आप बोलोगे तो याद हो जाएगी। प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, 1/3 m/v VRMS स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/3 m VRMS स्क्वायर। अब हमने दोनों को डिवाइड करना है, तो डिवाइड करना है तो P बाय काइनेटिक एनर्जी, और यहां प्रेशर की वैल्यू क्या है, 1/3 m/v VRMS का स्क्वायर बाय 1/2 m VRMS का स्क्वायर। अब यहां देखो भाई, कैंसिल हो गया, क्या बचेगा हमारे पास, ये 2 पर जाएगा तो 2/3 है ना, 2/3 V। अब हम क्या करते हैं, इसको इधर, तो प्रेशर इक्वल टू क्या हो गया, 2/3 काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब एक गैस का जो प्रेशर होता है वो 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि अगर आपको यह पता करना है कि हमारे पास जो गैस है उसका प्रेशर क्या है, तो प्रेशर जो उन गैस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, उसका 2/3 होता है भाई। ठीक है, क्लियर। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ आ जाता है इस तरह का कि प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू, तो नीचे आया होता 2/3 काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भाई। ठीक है, ये हो गया। अब इसका एक फॉर्मूला और भी हम निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी का, भाई यहां आ ही गए तो देखो इसको यहां ले जाएंगे और ये इधर, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 3/2 PV, और आइडियल गैस इक्वेशन में PV क्या होती है, nRT। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एक और आ गया भाई, 3/2 nRT। इसकी वजह से, क्योंकि देखो PV इक्वल टू क्या होता है, nRT, ये वैल्यू यहां रखोगे तो काइनेटिक एनर्जी का एक फार्मूला और आ गया भाई। तो प्यारे बच्चों, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जब करते हो तो इसके अंदर जो 2-3 चीजें मेन है, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है
प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनका प्रेशर क्या होता है, और उसका प्रेशर क्या होता है, उसका प्रेशर का फार्मूला क्या हो गया हमारा, 1/3 m/v VRMS स्क्वायर। वैसे ही काइनेटिक एनर्जी का भी पता होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी का क्या आया था, 1/2 m VRMS स्क्वायर। ठीक है, ये प्रेशर और ये काइनेटिक एनर्जी, और दोनों के बीच में रिलेशन क्या है कि भाई प्रेशर जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का 2/3 होता है। और यहीं से हमें पता लग गया कि काइनेटिक एनर्जी का एक फार्मूला और होता है 3/2 nRT। ये फार्मूलों को बेटा याद कर लो, क्योंकि जैसे ही ये लेक्चर पूरा होगा, जैसे ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा, इसके बाद हम एक और लेक्चर करेंगे जिसमें इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है एनसीईआरटी की या कुछ बाहर की, वो सारी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए आप इस काइनेटिक थ्योरी वाले चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस पहले अपलोड हो चुकी हैं या आगे इस लेक्चर के बाद जो अपलोड होंगी, उनको आप जरूर देखें, ताकि इसके लास्ट में जब न्यूमेरिकल्स, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस करें, तो आप लोग मेरे ब्लैक बोर्ड पे लिखने से पहले ही फटाफट उनका जवाब दे सको, तभी आपकी तैयारी पूरी होगी। तो आई होप आज के लेक्चर में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाई हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स, उनकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है, उनकी एवरेज स्पीड क्या होती है, उनकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होती है, उनका काइनेटिक एनर्जी क्या है, और उनकी काइनेटिक एनर्जी का उनके प्रेशर से क्या रिलेशन है। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके और भी जो यार दोस्त है, भाई बहन हैं, उनको भी इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो वो दूर हो जाए। और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्लास के अंदर स्टूडेंट्स बढ़े। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, इसका मतलब हमारी क्लास में उतने ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे, और हम उतने ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स जो है वो इन चैनल के द्वारा कवर करेंगे। बाय बाय।